हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का एसी सर्किट चैप्टर का एक सिंपल सा टॉपिक है जिसका नाम है फेजर एंड फेजर डायग्राम। ठीक है, और उसके बाद में हम देखेंगे कि जो सर्किट है उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा होगा और उसको हम अल्टरनेटिंग सप्लाई प्रोवाइड करेंगे और उसके लिए हम स्टडी करेंगे ईएमएफ और करंट के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो आज की वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले होता है स्टार्ट हमारा फेजर का डेफिनेशन। फेजर वर्ड में एक वर्ड आता है छोटा जिसको बोलते हैं हम फेज। तो इतना तो पता चलता है हमको कि ये जो है ये फेज के बारे में जानकारी देगा या फिर फेज डिफरेंस के बारे में जानकारी देगा, लेकिन उतना ही नहीं है, हमको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम जो एसी सप्लाई होता है उसके दो हमने कंसेप्ट स्टडी किए हैं। एक है ईएमएफ, वो होता है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, सेफ्टी से इसमें अपन ने अभी तक फेज ऐड नहीं किया है, फेज डिफरेंस ऐड नहीं किया है। तो ये जो E और I है ना, इनको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। ठीक है, T की वैल्यू डाल दो आप, ठीक है, आपको E की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको ओमेगा मतलब ये होता है, इसको बोलते हैं एंगुलर स्पीड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कांस्टेंट होती है, जो अपना है, कितना है अपना फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज एफ है। एफ अगर मालूम है तो उससे 2 पाई एफ निकल जाएगा, ये है ओमेगा। ठीक है, 2 पाई एफ होता है ओमेगा। ठीक है, रोटेशनल डायनामिक्स में भी हमने पढ़ा है, वही कंसेप्ट है। टी फॉर टाइम होता है पर्टिकुलर, और E0 जो होता है, E0 और I0 इनको बोलते हैं पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू या एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। ठीक है, ये चीजें हमको मालूम होनी चाहिए। ठीक, I और E ये जो है इनको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट की क्या वैल्यू होगी, I होगी। ठीक है, इंस्टेंट मतलब T है, T की वैल्यू डाल दो, ओमेगा आपको मालूम होना चाहिए, पीक वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, तो आप इंस्टेंटेनियस करंट या इंस्टेंटेनियस ईएमएफ आप निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो है आपका ईएमएफ और करंट ये टाइम के हिसाब से वेरी हो रहे हैं। उनके इसमें क्या आता है, साइन आता है, इज इक्वल टू E0 साइन आता है ओमेगा टी। इसका मतलब क्या है, हमारा जो ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है ना, ये वेरी कर रहा है कैसे, साइनोसॉइडली। साइनोसॉइडली मतलब एक साइन कर्व जैसा ग्राफ बनता है। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसका ग्राफ आपको मिलेगा ऐसा, और ये जो ग्राफ है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम साइन कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ इज वेरिंग साइनोसॉइडली विथ टाइम। टाइम के हिसाब से ईएमएफ साइनोसॉइडली चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, उसकी वजह से हमारा करंट भी कंटिन्यूअसली चेंज होगा, डायरेक्शन रिवर्स वगैरह करेगा। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है। तो अगर इनका हमें अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज का अगर अच्छे ढंग से स्टडी करना है तो उनका स्टडी करने के लिए सबसे अच्छी चीज होती है वो है डायग्राम। ठीक है, तो इनका भी हम डायग्राम बना सकते हैं क्या, ये तो कंटिन्यूअसली चेंजिंग है। ठीक है, फिर भी हम इनका डायग्राम बनाएंगे, वो डायग्राम ऐसी होगी जिसमें एक वेक्टर यूज करा जाएगा, और वो वेक्टर कैसे होगा, वो वेक्टर होगा रोटेटिंग वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो रोटेट कर सकेगा, ऐसा वेक्टर जो रोटेट कर सकेगा, वैसा रोटेटिंग वेक्टर हम यूज करेंगे किनको रिप्रेजेंट करने के लिए, ईएमएफ को और करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। कौन सा ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रोटेटिंग वेक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, सॉरी, क्या हो रहा है कि करंट भी और ईएमएफ भी दोनों भी वेरी हो रहे हैं टाइम के हिसाब से, कैसे, साइनोसॉइडली। तो ये जो साइनोसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी जो है, इन साइनोसॉइडल वेरिंग क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रोटेटिंग वेक्टर यूज करते हैं, और वो रोटेटिंग वेक्टर्स को ही हम क्या बोलते हैं, उन रोटेटिंग वेक्टर्स को हम बोलते हैं फेजर्स। क्या बोलते हैं, फेजर्स। यहाँ पे दो फेजर्स होंगे, एक होगा आपका करंट के लिए और दूसरा होगा आपका ईएमएफ के लिए। ठीक है, तो फेजर की डेफिनेशन क्या होगी, फेजर की डेफिनेशन होगी रोटेटिंग वेक्टर, rotating vectors used
to represent sinusoidally varying alternating, यहाँ पे बोल ही देते हैं, करंट एंड ईएमएफ इज कॉल्ड फेजर। ठीक है, और ऐसी डायग्राम, द डायग्राम विच यूजेस फेजर्स इज कॉल्ड एज फेजर डायग्राम। ऐसी डायग्राम जिसमें हम क्या ड्रॉ करेंगे, हम फेजर्स ड्रॉ करेंगे। एक फेजर होगा करंट के लिए, दूसरा फेजर होगा आपका ईएमएफ के लिए। तो उस डायग्राम को हम क्या बोल देंगे, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम कैसे बनती है मैं आपको बना के दिखाऊंगा। फेजर क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमें फेजर जो है, ये जो रोटेटिंग वेक्टर है, वो रोटेटिंग वेक्टर हमें क्या कर देता है, जिन दो क्वांटिटीज के लिए हम जो दो रोटेटिंग वेक्टर यूज करेंगे ना, तो दो रोटेटिंग वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा, वो एंगल ही क्या होगा, दो साइनोसॉइडली वेरिंग क्वांटिटीज के बीच का फेज डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ऐसा रिप्रेजेंट करा, कुछ फेज डिफरेंस है, मान लो करंट मैंने ऐसा लिखा I0 साइन, और सिर्फ ओमेगा टी में मैंने वो डाल दिया एक फाई। इसका मतलब क्या है, करंट और ईएमएफ इनके बीच में अभी फेज डिफरेंस कितने का है, फाई का। तो सॉरी, फेजर डायग्राम जब बनाएंगे, फेजर डायग्राम बनाते वक्त करंट जो होगा, करंट वाला जो वेक्टर होगा या फेजर होगा, वो वोल्टेज फेजर से थोड़ा आगे होगा, ईएमएफ फेजर से थोड़ा आगे होगा। और हमको मालूम होना चाहिए कि जो एंगल्स हम मेजर करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करते हैं। ठीक है, तो करंट जो होगा वो थोड़ा ज्यादा इधर होगा, वोल्टेज थोड़ा ऐसा होगा। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन ये जो फेजर है वो हमें बता देता है जिन दो क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो अलग अलग फेजर से, उन दोनों क्वांटिटीज के बीच का फेज डिफरेंस भी हमको ये फेजर डायग्राम से पता चल जाता है। हमको पता चल जाता है वोल्टेज आगे है या करंट आगे है, कौन आगे है कौन पीछे है, बता देता है। ठीक है, अभी ऐसा होता है क्या कि वोल्टेज पीछे रहेगा और करंट आगे जाएगा, होता है। ठीक है, कैपेसिटिव सर्किट में होता है, आगे हम पढ़ेंगे। ऐसा भी होता है कि वोल्टेज आगे चला जाएगा, करंट पीछे हो जाएगा, वो होता है इंडक्टिव सर्किट में, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल समझ लो कि ये जो फेजर डायग्राम है सॉरी, ये क्या करती है, हमारा जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो स्टडी है वो बहुत ही सिंपल कर देती है। जैसे ही हम इन अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को फेजर की हेल्प से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उनके बीच का कैलकुलेशन आसान होने लग जाता है। वेक्टर लॉ हम उसमें यूज कर सकते हैं, उसकी वजह से फेजर डायग्राम बनाना आना चाहिए, उस पर क्वेश्चन आता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो है रोटेटिंग वेक्टर है, ठीक है, जिन दो क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक है ईएमएफ और दूसरा है करंट, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है, ये दोनों कौन सी क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटीज है। तो क्वेश्चन आता है कि अगर स्केलर क्वांटिटीज है तो हम उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ऐसा है क्या, तो बिल्कुल नहीं। फेजर है ये हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, फेजर। अगर हमको इन अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को अच्छे से सीखना है तो उनको फेजर में हमको रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, और फेजर मतलब क्या है, रोटेटिंग वेक्टर। जरूरी नहीं है कि जो दो क्वांटिटीज को हम फेजर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो दोनों क्वांटिटी का वेक्टर होना जरूरी नहीं है, दोनों स्केलर क्वांटिटीज है, फिर भी हम उनको क्या कर सकते हैं, फेजर की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी फेजर कैसा होता है, फेजर डायग्राम कैसे होता है वो देख लो। हाँ, और सॉरी आज बोल, ये जो रोटेटिंग वेक्टर है, अभी अगर रोटेटिंग वेक्टर है तो उसका रोटेशन का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। रोटेटिंग वेक्टर का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो होगा ओमेगा जितना। अभी ओमेगा जितना मतलब क्या, जो फ्रीक्वेंसी, जो एंगुलर स्पीड आपका ईएमएफ और करंट दोनों का है, और दोनों का सेम ही होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो जो फ्रीक्वेंसी आपका ईएमएफ और करंट दोनों का है, वही फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन होगा किसका, आपका इस रोटेटिंग वेक्टर का। रोटेट हो रहा है ना, तो ये रोटेट होने की कुछ तो फ्रीक्वेंसी होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है हमारे फेजर के रोटेशन की, वो होगी इन दोनों के एंगुलर फ्रीक्वेंसी के जितनी, और इन दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, इतनी चीजें आपको फेजर के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन में अगर आपको पूछेंगे कि फेजर क्या है, तो सबसे पहले आपको बताना है कि फेजर की डेफिनेशन। ठीक है, फेजर की डेफिनेशन के बाद अपने को बताना है कि फेजर यूज क्यों करते हैं। तो इतना बताना है उसमें कि जो है ये जो क्वांटिटीज है दोनों, करंट और वोल्टेज ईएमएफ, दोनों साइनोसाइडली वेरिंग क्वांटिटीज है। साइनोसाइडली वेरिंग क्वांटिटीज का स्टडी आसान करने के लिए हम
फेजर डायग्राम का यूज करते हैं। बाद में इस रोटेटिंग वेक्टर की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, जितनी फ्रीक्वेंसी हमारी सप्लाई की है, करंट की है, ईएमएफ की है, उतनी ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी से हमारा ये रोटेटिंग वेक्टर क्या करने वाला है, रोटेट करने वाला है। ठीक है, इतनी चीजें लिख दो, एक आध फेजर डायग्राम ड्रॉ कर दो, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखो अभी फेजर डायग्राम में थोड़ा ड्रॉ करके बताता हूं। मान लो ये ओरिजिन है, सही है, और मैं ओरिजिन से कुछ एंगल बनाने वाला एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं, इसको मैं इधर नाम दे देता हूं E0। ठीक है, ये जो लेंथ है ना वो E0 है। ठीक है, ये जो पूरी लेंथ है वो कितनी है, E0। एक और वेक्टर ड्रॉ करता हूं मैं यही से ऐसा ऊपर, और ये जो लेंथ है ना लेंथ, वो लेंथ कितनी है, I0। ये है टाइम एक्सिस, ये y एक्सिस मान लो, और ये x एक्सिस मान लो। चलो ठीक है, ये जो इतना एंगल है ये है ओमेगा टी, ये जो इतना एंगल है वो है फाई। ठीक है, अभी आपको पता चल गया होगा, ये जो पहला वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है बड़ी लेंथ वाला, वो बड़ी लेंथ वाला वेक्टर जो है, या फिर वो जो उसको अभी हम बोलेंगे फेजर, क्योंकि ये जो है ये फेजर अभी यहाँ पे है, ये फेजर ऐसा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, ये आई वाला फेजर भी ऐसा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। ठीक है, अभी हमको बताना है पहली चीज, जब भी हम इस ईएमएफ का वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ईएमएफ वेक्टर का या फिर ईएमएफ फेजर का लेंथ, ईएमएफ फेजर का लेंथ हमेशा क्या होगा, करंट फेजर से बड़ा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा ईएमएफ का वैल्यू बड़ा होगा, उस ईएमएफ की वैल्यू को कुछ ना कुछ डिवाइड करेंगे हम, रेजिस्टेंस हो, रिएक्टेंस हो। ठीक है, तो उससे डिवाइड करने की वजह से ईएमएफ का जितना वैल्यू होता है उससे कम वैल्यू आपको मिलेगा किसका, करंट का। तो ईएमएफ की लेंथ हमेशा बड़ी होगी, करंट की लेंथ हमेशा छोटी होगी। यहाँ पे भी मैंने दिखाया है ईएमएफ का लेंथ बड़ा है और हमारा करंट का लेंथ छोटा है, इतना हमको ध्यान में रखना है। अब ये जो है ना, ये वेक्टर जो है, फेजर जो है, वो इसको सेंटर में रख के इतना रेडियस पकड़ के ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा रोटेट हो सकता है। ठीक है, इस तरह से वो रोटेट हो सकता है। हमारा करंट भी रोटेट हो सकता है क्या, बिल्कुल, ये भी फेजर ही है, ये भी रोटेट हो सकता है। दोनों की रोटेशन की डायरेक्शन कैसी है, दोनों की रोटेशन की डायरेक्शन है ऐसी, एंटी क्लॉकवाइज, और रोटेशन की फ्रीक्वेंसी भी कैसी है, रोटेशन की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ओमेगा, जो फ्रीक्वेंसी हमारी इन दोनों की है। ठीक है, अभी ये वाला जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे जो मैंने फेजर, बस हो गई फेजर डायग्राम। ठीक है, हाँ, बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इस वैल्यू के, इस वेक्टर से हम y एक्सिस पे एक प्रोजेक्शन डाल देते हैं, और ये प्रोजेक्शन डालने के बाद दूसरा पेन यूज करता हूं मैं मान लो इस वेक्टर से या फिर इस फेजर से y एक्सिस पे मैंने एक प्रोजेक्शन डाल दिया, तो ये जो है इतनी जो लेंथ है, इतनी लेंथ सॉरी, इतनी लेंथ हमें कितना मिलेगा। ठीक है, तो देखो इतनी लेंथ मतलब ये सीधा भी अपन उसको मेजर कर सकते हैं, इतनी लेंथ। थीटा जो है ओमेगा टी मतलब थीटा मान लो, थीटा के अपोजिट वाली साइड है। ठीक है, और ये क्या है, हमारी इतनी पूरी लेंथ, ये जो हाइपोटेन्यूज है, ये प्रोजेक्शन डालना मतलब परपेंडिकुलर डालना। ठीक है, इतनी लेंथ मेजर करना मतलब इतनी लेंथ मेजर करना। अब इतनी लेंथ क्या है, ये जो लेंथ है ये हमारे थीटा के मतलब ओमेगा टी के सामने है। सामने वाला फंक्शन क्या होता है, साइन। तो अभी यहाँ पे मैं यूज करता हूँ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट मान लो x, सही है, अपोजिट मान लो x और हाइपोटेन्यूज है E0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये E0 इधर डिवाइड कर, इधर जाके मल्टीप्लाई हो, E0 साइन ओमेगा टी। लेकिन E0 साइन ओमेगा टी क्या होता है आपका, E होता है। तो x की जगह पे मैं क्या लिख दूं, E लिख दूं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ के चलो, अगर किसी फेजर से आप y एक्सिस पे, कौन सा एक्सिस पे, y एक्सिस पे अगर एक प्रोजेक्शन डालते हो, तो जो y एक्सिस पे जिस पॉइंट पे आपका वो प्रोजेक्शन गिरेगा, उस प्रोजेक्शन की जो वैल्यू होगी, करस्पॉन्डिंग वैल्यू, वो वैल्यू क्या होगी, वो होगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दैट अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। यहाँ पे मैंने क्या किया, ईएमएफ वाले फेजर से y एक्सिस पे एक प्रोजेक्शन ड्रॉ किया और वो प्रोजेक्शन यहाँ पे आया। ठीक है,
इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मुझे मिली वो वैल्यू क्या होगी, वो होगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ। वैसे ही अगर मैं इस करंट फेजर से अगर एक प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दूं यहाँ पे इतना, तो ये जो इतनी वैल्यू होगी, मतलब इतनी स्ट्रेट वाली वैल्यू, ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी, सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ से इतना पूरा एंगल कितना है, यहाँ से इतना ओमेगा टी ये +5, टोटल एंगल हो जाएगा ओमेगा टी +5, और वापस साइन यूज करो, साइन ओमेगा टी +5 इज इक्वल टू अपोजिट, ये अपोजिट को y बोल देता हूँ मैं, इतना y अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। हाइपोटेनियस क्या है, यहाँ से इतनी लेंथ, यहाँ से इतनी लेंथ कितनी है आपकी, I0, तो y इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी +5, बट I0 साइन ओमेगा टी +5 क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो किसी इंस्टेंट पे किसी इंस्टेंट पे अगर आपको करंट या ईएमएफ की वैल्यू चाहिए, अगर आपको ईएमएफ की वैल्यू चाहिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका फेजर कहाँ पे है ईएमएफ का, वो देखो, और उस फेजर से y एक्सिस पे क्या डाल दो, प्रोजेक्शन डाल दो, और वो प्रोजेक्शन के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू रहेगी वो क्या होगी, आपकी ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू उस इंस्टेंट में, क्योंकि टाइम के हिसाब से ये रोटेट करता रहेगा। अभी ईएमएफ का वेक्टर जो है, सॉरी फेजर जो है, उसका पोजीशन है, अगले टाइम पे क्या हो जाएगा, वो इधर चल जाएगा, और इधर चल जाएगा, और इधर चल जाएगा। तो पर्टिकुलर टाइम पे वो फेजर कहाँ पे है वो देखो, और वहां से प्रोजेक्शन डाल दो, आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यूज मिल जाएगी। अगर आप y एक्सिस पे डालोगे प्रोजेक्शन, तो आपको साइन के टर्म में मिलेगा, ठीक है। अगर आप x एक्सिस पे डालोगे, मैं ईएमएफ के लिए बता देता हूं, अगर आप x एक्सिस पे प्रोजेक्शन डालोगे ये वाला, तो ये वाला मान लेते हैं वापस फिर से x, इसको निकालो ये ओमेगा के एंगल है, एडजेसेंट है, एडजेसेंट वाला फंक्शन होता है cos, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस E0, x इज इक्वल टू E0 cos ओमेगा t। अगर आप cos फंक्शन में लिखते हो, तो cos फंक्शन में भी आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। वैसे ही करंट के लिए होगा cos ऑफ ओमेगा t +5। अभी यहाँ पे देखो, आपको पता चल रहा होगा फेजर डायग्राम से कि करंट आगे है, करंट x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ज्यादा एंगल बना रहा है। जहां पे आपका ईएमएफ का फेजर ओमेगा टी इतना एंगल बनाता है, आपका करंट देखो यहां से इतना ओमेगा टी और एक्स्ट्रा 5, तो ओमेगा टी +5 इतना एंगल आपका करंट बना रहा है। तो करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ईएमएफ से आगे है, फेज में करंट ईएमएफ से आगे है, कितना आगे है, 5 जितना। तो इससे हमको पता चल जाता है करंट और ईएमएफ इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है 5, ठीक है। तो ये फेजर डायग्राम जो है आपको बहुत सारी चीजें बता देती है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, सही है। इस फेजर डायग्राम से हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्या, तो जरूर निकाल सकते हैं, सही है। फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं क्या, तो फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। और जैसे ही हम क्वांटिटीज, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं, हमको वेक्टर के लॉ यूज करना भी आसान हो जाता है। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, प्लस माइनस वाले रूल भी हम आराम से लगा सकते हैं जब हम फेजर डायग्राम से उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो दोस्तों फेजर या फेजर डायग्राम में इतना ही है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप अपनी बुक में ऐसी वाली, मतलब ये जो सर्कुलर है ना, ये सर्कुलर वाली फेजर डायग्राम आप नहीं देखोगे, आप बस ऐसी फेजर डायग्राम देखोगे, बस एक वेक्टर रहेगा, ये दूसरा रहेगा, ठीक है। ये ईएमएफ या करंट होगा, या फिर ये भी ईएमएफ या करंट होगा, बार बार ये सर्कल ड्रॉ करा हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन आपको जैसे भी आएगा समझ जाना चाहिए कि ये जो है इतना ही नहीं है, ये ऐसा पूरा सर्कल है, क्योंकि ये जो है ये भी रोटेटिंग वेक्टर है, पूरा घूमेगा, ये भी पूरा घूमेगा, लेकिन हर बार ऐसा पूरा पूरा घुमाता हुआ नहीं दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको उतना समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम देखेंगे कि जब हम अल्टरनेटिंग सप्लाई देंगे किसी रेजिस्टिव सर्किट को, सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस होगा, उसको जब हम अल्टरनेट ईएमएफ अप्लाई करेंगे तो करंट और उस ईएमएफ के बीच में रिलेशन हम स्टडी करेंगे। चलिए दोस्तों, अभी हम पढ़ते हैं कि एक एसी सप्लाई हम अप्लाई करेंगे किस पे, एक रेजिस्टेंस पे। एक सिंपल सा सर्किट है जिसमें क्या होगा, एक रेजिस्टेंस होगा और जिसके अक्रॉस हम लगा देंगे अल्टरनेट सप्लाई। देखो ये सिंबल जो है वो अल्टरनेटिंग सप्लाई का है, ठीक है। ये ईएमएफ है,
अल्टरनेटिंग ईएमएफ इसको हम लिखते हैं E0 साइन ओमेगा टी से। तो इतना ईएमएफ हमने अप्लाई किया इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, उस ईएमएफ की वजह से इस रेजिस्टेंस के थ्रू क्या फ्लो होने लग जाएगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। अब ये करंट का डायरेक्शन ऐसा ही होगा क्या, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्या है अपना जो ईएमएफ है वो 50 बार प्लस माइनस हो रहा है, तो करंट 50 बार ऐसा जाएगा, 50 बार ऐसा भी आएगा। ठीक है, मैंने ये जो करंट का डायरेक्शन बताया ना, ये किसी इंस्टेंट पे है, किसी एक इंस्टेंट पे मान लो कि करंट तब जब मैंने टाइम कंसीडर किया तब उस इंस्टेंट पे करंट की डायरेक्शन ऐसी थी। आप करंट की डायरेक्शन ऐसी भी लिख सकते हो, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। किसी इंस्टेंट पे कोई भी एक आप डायरेक्शन फिक्स कर लो, उस इंस्टेंट पे हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। कैसा है, जैसे जैसे टाइम चेंज करेंगे वैसे वैसे आपका ओमेगा टी चेंज होगा। ओमेगा टी जो है आपका एंगल है, एंगल जैसे चेंज होगा वैसे साइन चेंज होगा, साइन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए चेंज होगा, मतलब पूरा ई क्या होगा आपका चेंज होगा टाइम के हिसाब से। और साइन की वैल्यू माइनस भी होती है और प्लस भी होती है, तो ईएमएफ जो है आपका माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कहता रहेगा। यह है आपका ईएमएफ का ग्राफ, प्लस माइनस करता रहेगा वो 1 सेकंड में 50 बार। ठीक है, तो ऐसा टाइम वेरिंग साइनोसाइडली वेरिंग ईएमएफ हमने अप्लाई किया है एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो वो रेजिस्टेंस जो करंट बनाएगा वो कैसा होगा वो हमको अभी पढ़ना है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, इतना हमारा अप्लाइड ईएमएफ है। किसमें से पास किया हमने उसको, या किसके अक्रॉस लगाया, रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाया हमने। ठीक है, तो उस ईएमएफ की वजह से हमारा करंट फ्लो होने लग गया। इंस्टेंटेनियस करंट कितना है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मान लो I जितना करंट फ्लो होने लग गया है। अभी रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट को अपोज करना। ठीक है, मैं क्या करता हूं, अगर इसको I इज इक्वल टू क्या होगा, E अपॉन आर, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है। तो I की वैल्यू कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल टू E क्या है हमारा, E0 साइन ओमेगा टी, E0 साइन ओमेगा टी अपॉन आर। मैं क्या करता हूं, पुट करता हूं E0 अपॉन आर इज इक्वल टू I0। अगर ऐसा पुट करता हूं तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I0 साइन ओमेगा टी, बस खत्म। ओम्स लॉ के हिसाब से E0 जो है वो कांस्टेंट है, पक्का है। ओम्स लॉ के हिसाब से नहीं, ऑलरेडी पीक वैल्यू जो है ये मैक्सिमम हाईएस्ट और लोएस्ट, ये दोनों पीक वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। पीक वैल्यू एक ही होता है, ये अगर 5 है प्लस 5 तो ये -5 होगा, ये -6 या -4 नहीं होगा, ये भी -5 ही होगा। ठीक है, सेम होता है। तो पीक वैल्यू कांस्टेंट होती है, आगे साइकिल में भी जाएगा ये वापस उतना ही होगा। ठीक है, पीक वैल्यू कांस्टेंट होगी, रेजिस्टेंस हमने लगाया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सही है, तो ये कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोल देते हैं, I0, जो क्या होगा करंट के लिए कांस्टेंट टर्म। अभी करंट के लिए कांस्टेंट टर्म क्या होगा, जो करंट हमको मिलेगा उसका पीक वैल्यू भी क्या होगा, उसका पीक वैल्यू भी कांस्टेंट होगा, I0 साइन ओमेगा टी। अगर कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेकंड के साथ में, तो साइन के साथ में जो जुड़ी हुई टर्म है, यहाँ पे भी ओमेगा टी है, यहाँ पे भी ओमेगा टी है, यहाँ पे प्लस या -5 हमको कुछ दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसके एंगल में ना कुछ प्लस माइनस है, ना ही इसके एंगल में कुछ प्लस या माइनस है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ईएमएफ एंड करंट बोथ आर इन फेज विथ ईच अदर। इसका मतलब क्या है, जो रेजिस्टेंस है डज नॉट अफेक्ट फेज ऑफ ईएमएफ एंड करंट, फेज डिफरेंस। ठीक है, मतलब क्या है, जो हमारा रेजिस्टेंस है ना, ये पूरा का पूरा डीसी कंपोनेंट है। ये कौन सा कंपोनेंट है, डीसी। चाहे सप्लाई डीसी हो या सप्लाई एसी हो, रेजिस्टेंस पे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। ये बात समझ के चलो, रेजिस्टेंस एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम एसी सप्लाई लगाओ या डीसी लगाओ, उसका बिहेवियर कभी भी चेंज नहीं होता, उसको कोई लेना देना ही नहीं है रेजिस्टेंस को। चाहे उसके अक्रॉस तुम एसी सप्लाई लगाओ या डीसी सप्लाई लगाओ,
एसी सप्लाई में वो जैसा काम करेगा वैसा ही काम करेगा डीसी में, उसको कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस करंट पे या फिर वोल्टेज पे कोई असर नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे E0 साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे I0 साइन ओमेगा टी है। साइन के अंदर कुछ फंक्शन ऐड भी नहीं हुआ, सब्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ ओमेगा टी के साथ। सही है, मतलब क्या है, रेजिस्टेंस कुछ भी फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस नहीं करता है। तो मैं ना इसको ढंग से लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस डज नॉट इंट्रोड्यूस, मतलब कुछ भी प्रोड्यूस या पैदा नहीं करता है। रेजिस्टेंस डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट, कुछ भी फेज डिफरेंस वो प्रोड्यूस नहीं करता है। मतलब क्या, उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है, करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस 0 होता है। डीसी के लिए रेजिस्टेंस जैसे बिहेव करता है वैसे ही एसी के लिए बिहेव करेगा। ठीक है, वही हमको बताना था, एकदम सिंपल था। क्या करना है, ईएमएफ की वैल्यू लिखना है, ओम्स लॉ यूज करना है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको I0 डालना है, कंपेयर करना है इक्वेशन। एंगल कोई प्लस माइनस नहीं हुआ है, मतलब फेज डिफरेंस 0 है। सही है, वही बताना है। अभी यही चीज हम इससे बता सकते हैं क्या, फेजर डायग्राम से बता सकते हैं, तो बिल्कुल जरूर बता सकते हैं। यहाँ पे ही फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं। ठीक है, मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये है ईएमएफ हमारा। ठीक है, ईएमएफ की ये जो पूरी लेंथ है, ये लेंथ कितनी है, E0। ये सब बीच में लिखना अच्छा नहीं लगता है। E0 इतना लेंथ है हमारा ईएमएफ का। ठीक है, ईएमएफ की जो लेंथ होगी वो होती है पीक वैल्यू। लेंथ कितनी होती है, जो पीक वैल्यू होती है वही उस फेजर की क्या होती है, लेंथ। अभी देखना, हमारा करंट जो है वो ना ही आगे है ना ही पीछे है। करंट जो हमारा आगे नहीं है पीछे भी नहीं है। अगर हमारा ये फेजर ओमेगा टी जितना एंगल बना रहा है, ईएमएफ फेजर एक्स एक्सिस के साथ में ओमेगा टी इतना एंगल बना रहा है, तो हमारा करंट फेजर भी कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा टी ही बना रहा है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है, तो हम करंट फेजर कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, करंट फेजर भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसकी लेंथ छोटी होगी। क्यों, ईएमएफ की वैल्यू है E0, ठीक है, पीक वैल्यू है E0, लेकिन करंट जो है, करंट की पीक वैल्यू है E0 अपॉन आर। E0 को किसी से हमने डिवाइड कर दिया है, तो डिवाइड करने की वजह से वैल्यू कम हो जाएगी। तो करंट की जो पीक वैल्यू है वो हो जाएगी E0 अपॉन समथिंग, तो अपॉन होने की वजह से उसका कम हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम फेजर डायग्राम उसका ड्रा कर सकते हैं। ना करंट आगे है ना पीछे है, आगे भी नहीं है पीछे भी नहीं है, दोनों एक ही लाइन पे है। दोनों एक ही लाइन पे है, इसका मतलब क्या है, उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 है। अगर आपको डायग्राम ऐसे ड्रॉ करके देते तो भी आप बता सकते थे कि वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है, करंट की कम है, लेकिन करंट ना उससे आगे है ना उससे पीछे है। इसका मतलब क्या है, करंट और पोटेंशियल या फिर क्या बोलते हैं उसको, ईएमएफ, उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, 0 है। या आप सॉरी फेज डायग्राम देख के भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो यही होता है सिग्निफिकेंस। अगर आप यहाँ से ये प्रोजेक्शन ड्रॉ कर देते हो वाई एक्सिस पे, तो ये कितना मिलेगा, हमने पढ़ा है, ये मिलेगा I0 साइन ओमेगा। अगर ये यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रॉ कर देते हो तो ये मिलेगा E0 साइन ओमेगा टी, क्योंकि इतनी लेंथ मतलब इतनी लेंथ। अब ये ओमेगा टी का इतना जो है वो अपोजिट साइड हो गया, साइन फंक्शन यूज करके हम कर सकते हैं, वैसे ही करने के लिए। तो बस इतनी सी फेजर डायग्राम हमारी बन जाएगी, किसके लिए, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। इसको बोलते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस के अलावा कुछ नहीं है। आगे क्या होगा, इंडक्टर्स आ जाएगा, उसके बाद में कैपेसिटर आ जाएगा। तो इंडक्टर में क्या होता है, कैपेसिटर में क्या होता है, हम देखेंगे। करंट आगे पीछे होता रहेगा उसमें, ठीक है, उसमें और हम क्लियर हो जाएंगे कि इंडक्टर में करंट पीछे क्यों होता है, कैपेसिटर में करंट आगे क्यों होता है, वो सारी चीजें भी पढ़ेंगे। लेकिन आज जो है वो सर्किट कौन सा है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। ठीक है, अभी फेज डिफरेंस 0 है, इसका और अच्छे से ढंग से मतलब समझ के चलो, दूसरी डायग्राम आपको वो बताएंगे। मान लो ये टाइम एक्सिस है, ठीक है, और हमारा ईएमएफ ऐसे वैरी हो रहा है, ऐसे, सही है। इस पॉइंट पे ईएमएफ 0 है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम है 0, नेगेटिव मैक्सिमम 0, पॉजिटिव मैक्सिमम। अगर ये ईएमएफ है और ईएमएफ का पीक वैल्यू कितना है, E0, तो जब हम करंट ड्रॉ करेंगे, करंट के लिए, करंट भी कैसा है फंक्शन, साइनसॉइड की है,
अभी दोनों के बीच में ओमेगा टी इतना ही है, कुछ प्लस या माइनस कुछ करा नहीं है, मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है। दोनों का फेज डिफरेंस 0 है मतलब फेज सेम है। मतलब क्या सेम है? फेज सेम है। अब फेज सेम होने का मतलब क्या है? जब ईएमएफ 0 होगा तब हमारा करंट भी 0 होगा। जैसे जैसे ईएमएफ बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा, और जब हमारा ईएमएफ मैक्सिमम होगा हमारा करंट भी क्या होगा? हमारा करंट भी तब मैक्सिमम होगा। जब हमारा ईएमएफ कम कम होगा तो करंट भी कम कम होगा, जब ईएमएफ 0 होगा तो करंट भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मैक्सिमम है वोल्टेज, तो ये भी करंट का मैक्सिमम है। दोनों एक पर्टिकुलर टाइम टी पे क्या हो रहे हैं? मैक्सिमम सॉरी, दोनों सेम टाइम पे क्या हो रहे हैं? 0 हो रहे हैं। वापस निगेटिव साइड में ईएमएफ बढ़ा तो निगेटिव साइड में करंट भी बढ़ा। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव ईएमएफ मैक्सिमम है तो यहाँ पे हमारा निगेटिव करंट भी मैक्सिमम होगा। वापस करंट, जहाँ पे ईएमएफ 0 वहाँ पे करंट भी 0। वापस वही कंसेप्ट, जहाँ पे हमारा ईएमएफ मैक्सिमम होगा वहाँ पे हमारा करंट भी मैक्सिमम होगा, वहां से क्या होगा? कम होने लग जाएगा। इसको बोलते हैं फेज सेम होना या फेज डिफरेंस 0 होना। जब एक क्वांटिटी मैक्सिमम है तब दूसरी मैक्सिमम है, जब क्वांटिटी 0 है तब दूसरी भी 0 है। निगेटिव मैक्सिमम है, निगेटिव मैक्सिमम है, 0 0 पॉजिटिव मैक्सिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम। जो है दोनों अपनी अपनी 0 वैल्यूज, मैक्सिमम वैल्यूज, नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यूज, सारी वैल्यूज पे क्या हो रहे हैं? एक साथ रीच हो रहे हैं। जब हमारा सर्किट कैसा होता है? रेजिस्टिव होता है। तो इसका मतलब क्या है? जो करंट और ईएमएफ है उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 रहेगा। कब? जब हमारा सर्किट होगा रेजिस्टिव। दोनों करंट और ईएमएफ दोनों अपनी अपनी रिस्पेक्टिव मैक्सिमम वैल्यूज, 0 वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज साथ में अचीव करेंगे। ये होगा उसका फेजर डायग्राम, ये होगा उसका फेज डिफरेंस 0 बताने का तरीका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए